नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न आप सब लोग ध्यान से देखिए और उसका उत्तर भी कमेंट में बताइए। लास्ट में आप लोग अपना पूरा स्कोर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है, उन्हें आप क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। दोस्तों, आपका इसमें सही जवाब होगा मानसिक रूप से मंद बालक। देखिए दोस्तों, इसमें जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं वे अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको बताना है। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, आप ये भी नहीं करेंगे। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, और लास्ट है बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा, तो ये भी नहीं करेंगे। प्रवेश परीक्षा आप नहीं करवाएंगे। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा आपको यह बताना है। तो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा अगर आपके विद्यालय में आता है तो क्या करेंगे? इसमें सी ऑप्शन देखिए, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब कोई भी बच्चा विशेष आवश्यकता वाला होता है और वह आपके विद्यालय में आता है तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप जो है उसके इस सामाजिक स्थिति का पता लगाएं और साथ में उसके अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करें। ठीक है, उससे सहयोग लेने की आप कोशिश कर सकते हैं। सहयोग लेकर आप बच्चे के विषय में जान सकते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और तीसरा प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है, आपको यह बताना है। यह रटने की आदत का विकास करता है। क्या शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य होता है कि बच्चों को रटाया जाए? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। पाठचर्या पर समय पर पूर्ण होती है। पाठचर्या पूर्ण करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। शैक्षिक भ्रमण से और कल्पना से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का आप सूत्र बताइए। अगर सूत्र पूछेगा तो आपका जवाब होगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होगा? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र है और इसी सूत्र से यह सवाल भी लगेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मानसिक आयु लिखना है। मानसिक आयु 12 वर्ष दिया है, उसके नीचे बटे में करके आपको वास्तविक आयु लिखना है। वास्तविक आयु 8 वर्ष लिखा गया है, उसके बाद गुणे 100 कर देना है। इसका मतलब 12 बटा 8 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे और इसको आप सरल कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, आप 12 बटा 8 को पहले काट लेंगे 4 से, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 तीन 12 कट जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 के 3 में गुणा 150 हो जाएगा। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। कौन सी नीति का उपयोग करना चाहिए आपको बताना है। वार्तालाप नीति का प्रयोग करें, या प्रश्नोत्तर नीति का, या खेल और मनोरंजन नीति का, या प्रदर्शन नीति का? तो आपका इसमें जवाब होगा कि खेल और मनोरंजन नीति का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो खेल से काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं, उनमें उत्सुकता आती है, उसमें जो विषय की निरस्ता होती है वह दूर हो जाती है। ठीक है, और खेल एवं मनोरंजन विधि में क्या होता है? अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का विकास भी होता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है, आपको यह बताना है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। तो इसका आप सही आंसर बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, व नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो आपका इसमें सही जवाब होगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का दोस्तों प्रमुख कार्य क्या है? कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करना या तत्कालीन समस्याओं का समाधान करना। ठीक, नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे?
अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो देखिए दोस्तों, इसमें शोधकर्ता के रूप में आपको कौन सा शीर्षक जो है सम्मिलित नहीं करना, यह बताना है इसमें। तो अनुसंधान की समस्या की पृष्ठभूमि तो आप सम्मिलित करेंगे, अनुसंधान के उपकरण भी सम्मिलित करेंगे, अनुसंधान की परिकल्पनाएं भी सम्मिलित करेंगे, लेकिन आप अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, यह जरूरी नहीं है। मूल विस्तृत व्याख्या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। सभी प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेत बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेत बच्चों की विशेषता है कि उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग से संबंधित है। इसमें देखिए दो चीजें दिया है, संज्ञात्मक दिया है, मनोप्रेरणा दिया है, तीसरा खाली है, क्वेश्चन मार्क है, उसमें क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखिए संज्ञानात्मक मनोप्रेरणा या ज्ञानात्मक या भावात्मक या शारीरिक क्षमता। दोस्तों पहले देख लीजिए, जो ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, यह जो है इसके द्वारा जो है शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? एक तो आपका है संज्ञानात्मक शिक्षा, और दूसरा है मनोप्रेरणात्मक शिक्षा, और तीसरा है भावात्मक शिक्षा। तो इसमें आपका क्या भरा जाएगा? भावात्मक भरा जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन देखिए, भावात्मक इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में बताइए क्या ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, या ये सभी? तो आपका जवाब इसमें होगा ये तीनों चिंतन जो है आप अनुसंधान के लिए अनुसंधान से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आपको बताना है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, या 15 वर्ष की आयु में। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है वह 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। 11 वर्ष की आयु, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। और इस समय की जो आयु होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। ये जीन पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे के अनुसार बालक का जो ये 11 वर्ष का जो समय होता है, ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें कथन से एक प्रश्न, 2 प्रश्न जरूर आता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? टायलर का ये कथन है। टायलर ने कहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, या परिपक्वावस्था हेतु? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सीखने की खेल विधि ये बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था का समय क्या है, तो आप कहेंगे 6 से लेकर 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था में होते हैं, और इस समय जो बच्चे होते हैं वो खेल विधि से सबसे अच्छे से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? आपको बताना है प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, या ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी जो है मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, विधियां हैं। प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, तीनों इसमें सही है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? सीखने की क्लासिकल अवस्था है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन है, या ज्ञान निर्माण है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे से संबंधित है। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। आपको इसमें बताना है। तो सही जवाब आपका क्या होगा इसमें? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, और डी ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुति
करण, ये आपका इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था का अगर आपसे समय पूछेगा तो आप बताएंगे 0 से लेकर या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय होता है दोस्तों, वह संवेदी गामक अवस्था होती है। ठीक है, पियाजे ने इसे बताया था। कुल 4 अवस्थाएं बताई थी, आपको पता है। तो ये पहली अवस्था उन्होंने बताया था संवेदी गामक अवस्था, और इस समय बालक अनुकरण करना, स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण, इन सब में जो है समायोजित हो जाता है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? शैशव अवस्था का जो समय होता है दोस्तों, वो जन्म से लेकर या 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इसमें 6 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष है। 0 से लेकर 5 वर्ष भी लिखा जाता है और 6 वर्ष भी लिखा जाता है। तो शैशव अवस्था आपका 5 वर्ष इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बाल्यावस्था पूछेगा तो आप 6 से लेकर 12 वर्ष तक बताएंगे, और किशोरावस्था अगर पूछेगा तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक का जो समय होता है वह किशोरावस्था होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता है। ए और बी दोनों। तो इसमें आपका जवाब होगा ए और बी दोनों इसमें गलत हैं। आपको इसमें बताना था कि कौन सा गलत है। यह भी गलत है कि अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, यह गलत ऑप्शन है। ठीक है, बच्चा जो है अपने सहपाठियों से ज़्यादा सीखता है, अपने सहपाठियों के साथ जब वह रहता है तब ज़्यादा सीखता है। ठीक है, बड़ों से उतना नहीं सीख पाता है। और बात करें कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र दूसरे क्षेत्र में अक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन सी हैं, आपको यह बताना है। तो इसमें देखेंगे परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, यह बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों द्वारा दोस्तों किया जाता है। इसमें जो है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक जो विधि है, इसका प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में किया जाता है। नेक्स्ट है आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से लेकर 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था कारण है मानसिक अक्षमता का, अपंगता का, आनुवंशिकता का, कुपोषण का। देखिए पहला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों इसमें मानसिक अक्षमता। ठीक है, यह मानसिक अक्षमता को सूचित कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता, आपको इसमें सही जवाब बताना है। बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन, या सामान्य बालकों का अध्ययन। तो व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग विशेषता दोस्तों दुर्बल बालक जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। दुर्बल बालकों के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। सीखने का स्थानांतरण है, आपको यह बताना है। इसमें सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग, प्रयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है, आपको यह बताना है। तो नामित मापनी, या अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, या समानुपाती मापनी। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, आपको यह बताना है। दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा अंतराल मापनी, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों जो अंतराल मापनी है, यह जो है वैयक्तिक विभिन्नताओं का परीक्षण सबसे अच्छे तरीके से त्रुटि रहित रूप से कर सकता है, या करता है कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह क्या है, आपको इसमें यह बताना है। मूल्यांकन, आकलन, या ए और बी दोनों। तो आपका सही जवाब होगा मूल्यांकन और आकलन, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो मूल्यांकन और आकलन एक ऐसी प्रणाली होती है दोस्तों जिसके द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है
अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। आपको इसमें बताना है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या उपर्युक्त सभी। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, आपको यह बताना है। ठीक, तो आपका सही जवाब होगा अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है। आपका सही जवाब होगा विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। सी ऑप्शन आपका इस पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में या उपयुक्त सभी में। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभेदकारी परीक्षण यह कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, तीनों में परीक्षण का अंतर करता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, विभेदकारी परीक्षण में डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, आपको यह बताना है। संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। तो देखिए इसमें दोस्तों, जो बालक शारीरिक दोषों से ग्रस्त होते हैं उनमें हीनता की भावना आ जाती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, आपको यह बताना है। प्रेरणा, समझ, ज्ञान, स्वाध्ययन। तो आपका जवाब होगा प्रेरणा। बालक में क्रियाओं को नियमित करने और रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा कारक सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं प्रेरणा या अप्रेरणा की। तो अप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप बताएंगे मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने अप्रेरणा का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि अप्रेरणा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे आंतरिक अप्रेरणा और बाह्य अप्रेरणा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य आप बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में। तो आपका सही जवाब होगा इसमें उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। तो इस तरह से दोस्तों आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपका इसमें कितना स्कोर हुआ है और यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।